Hello, ma'am. Good evening, ma'am. हाय समीक्षा, गुड इवनिंग डियर। सो गाइज, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैमिली प्लानिंग। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी टॉपिक है और ये आपके गायनी में भी आता है। सो फैमिली प्लानिंग में कितने टाइप्स हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो आई होप गाइज माय वॉइस इज क्लियर। यस, पायल, एवरीवन, ओके, ऑलराइट। सो गाइज, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके, फैमिली प्लानिंग में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से ना देखने को मिले। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, दैट इज बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यस, सो गाइस, ये जो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये इसका मतलब क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस क्या क्या है और अब हम कब इनको चूज कर सकते हैं। जब भी पेशेंट जो मतलब कपल है, उसको जब भी जरूरत होगी तब वो इन फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस को पिक कर सकता है। सो इट्स ऑल देयर ऑप्शन। नंबर 2, वुमेन्स प्रेफरेंस। जो वो लेडी है उसकी प्रेफरेंस है, तब भी वो सिलेक्शन कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज। इंडिविजुअल कंप्लाइंस, हर एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड गाइस, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ। कल्चर और रिलीजियस बिलीफ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ कल्चर्स की बात करें तो उनके अंदर जो फैमिली प्लानिंग है उसको अच्छा नहीं माना जाता है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी अच्छा नहीं मानते वो लोग। तो हर एक कल्चर का अलग अलग प्रोस्पेक्टस होता है और उसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हर इंसान अपने हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव को सिलेक्ट कर सकता है। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स के हिसाब से भी वो जो पर्सन है वो पिक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कितने टाइप के कॉपर टी या कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। तो गाइज, मैं चाहती हूँ आप इसे कभी भी ना भूलें, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। इट्स कंप्लीटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, बेसिकली 4 प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास होते हैं। जो नंबर 1 मेथड, दैट इज बैरियर मेथड। द नंबर 2 इज नेचुरल मेथड। द नंबर 3 इज IUCD एंड नंबर 4 इज हार्मोनल मेथड। 4 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड, सेकंड इज नेचुरल मेथड, थर्ड इज IUCD एंड वी हैव हार्मोनल मेथड्स। और अब ये बैरियर मेथड, तो गाइस बैरियर मेथड जो है वो मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड स्पर्मिसाइड्स। बोलने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली, जस्ट गिव मी सेकंड, ओके, सो पर्टिकुलरली बैरियर मेथड को हम वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। बट अगर मैं ओवरऑल आपको बोलूं कि ओवरऑल क्या है, तो एग्जांपल्स क्या है, तो कॉन्डम्स। ओके, कॉन्डम आ जाते हैं यहाँ पे, डायफ्राम एंड योर cervical caps and spermicides. These all are the examples of your barrier methods. Now let's see the natural method. तो guys, natural method के अंदर आप क्या बोल सकते हैं? नेचुरल मेथड में हमारे पास एब्सिस्टेंस आता है, विड्रॉवल, बेस्ट फीडिंग, रिदम मेथड। इनको भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स, वन बाय वन। देन वी हैव IUCD, ओके, इंट्रायूट्राइन कॉपर डीज, कॉपर IUD हो गया डिवाइसेस, लिवोनॉर्जेस्ट्रिन IUD। हार्मोनल मेथड्स में आता है ओरल पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, ट्रांसडर्मल पैच एंड वाजाइनल रिंग्स। सो गाइस, ये थे ओवरऑल एग्जांपल्स जिनको आपने याद रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द बैरियर मेथड। सो गाइस, बैरियर मेथड बेसिकली फिजिकल कंबाइंड केमिकल, यानी कि 3 प्रकार के मेथड्स आते हैं हमारे पास बैरियर के अंदर। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है कंबाइंड और तीसरा होता है केमिकल। ठीक है, फिजिकल, कंबाइंड एंड केमिकल, दिस इज द बैरियर मेथड्स। ना व्हाट इज फिजिकल? तो गाइस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पर्म्स को वजाइना के अंदर यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए रोकेंगे फिजिकली, ऐसे सब्सटेंसेस, दैट विल कम बैरियर मेथड। कंबाइंड यानी कि वो फिजिकल भी होंगे और एक प्रकार से केमिकल्स भी उनके अंदर पाए जाएंगे, तो वो है हमारे पास कंबाइंड। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल होगा उसे बोला जाएगा केमिकल। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ बैरियर मेथड्स। ओके,
Okay, so we have three barrier methods. The number one is physical, the number two is basically combined, and the number three is your chemical method. Okay, so these are the three types of barrier methods. बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल बैरियर मेथड की. तो गाइस दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप डायग्राम देख सकते हैं. इट इज कॉन्डम कॉल्ड निरोध. ओके, तो ये जो डायग्राम है आपके सामने, दिस इज अ कॉन्डम जिसे निरोध भी बोला जाता है. एंड ये इसका काम क्या है? प्रिवेंट करना स्पर्म के डिपोजिशन को. इसका काम क्या है? प्रिवेंट करना स्पर्म के डिपोजिशन को. 98% इसका जो है सक्सेस रेट है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV एंड अदर STIs. और इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमें HIV के अगेंस्ट, और जो भी अदर STIs होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है. तो यस मिक्षा, इज इट क्लियर? क्या आपको कॉन्डम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिला मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? या सो इट इज बेसिकली 98% सक्सेस रेट. क्वेश्चन NCLEX पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो भाई रेट पूछा जाता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, या फिर इनमें से कौन सी इफेक्टिव है. तो आपको इफेक्टिव तभी पता लगेगा, राइट, जब आपके सामने ऑप्शंस हैं and you are just picking one option because you already know that this has the success, very high success rate. So इसीलिए परसेंटेज जो है आपको पता होनी चाहिए है, क्योंकि इफेक्टिव कौन सा है एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम, किसका सक्सेस रेट ज्यादा है? तो मेल कॉन्डम का सक्सेस रेट ज्यादा है. और आपने देखा भी होगा कि मोस्टली मेल कॉन्डम्स ही यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम. तो ये फीमेल कॉन्डम किस प्रकार से होते हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है? सो गाइस डायग्राम में आप देख सकते हो, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ स्टफ. ओके, जो कि वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है. ये पॉली यूरेथ्रेन 15 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, और ये स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है. ये पूरी की पूरी वजाइना को कवर करके रखता है. 95% जो है वो इसका सक्सेस रेट है, एंड इट कैन बी इंसर्टेड 6 to 8 आवर्स बिफोर. तो ये जो है वो आपको, लेट मी ऐड स्टूडेंट्स, गिव मी सेकंड प्लीज. ओके, all right, so can be inserted 6 to 8 hours before and protection from STIs. तो ये 6 से 8 घंटे पहले आपको इंसर्ट करनी होती है, और उसके बाद ये आपको जो STI है, इन्फेक्शन है, उनसे भी प्रिवेंट करती है. Next guys, next have a look another barrier method, that is your Dutch cap. So guys, this is Dutch cap. इसका जो डायमीटर होता है it's 5 to 10 सेंटीमीटर. आप देख सकते हो, it is just like Dutch cap. ये 5 से 10 सेंटीमीटर तक जो है वो इसका डायमीटर है. ये जो डायफ्राम जो है प्रिवेंट स्पर्म एंट्री. ये जो डायफ्राम होते हैं ये स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं. ओके, इफ एनी मेडिकल इशू is this issues with this method, also called Leah's shield and डच कैप है. इसका दूसरा नाम क्या है? लीज शील्ड, मतलब लियास शील्ड एंड साइल्स कॉन्ट्रासेप्टिव. इसके लिए आपको डॉक्टर से जरा बात करनी पड़ेगी. इट रिक्वायर्स अ हेल्थ प्रोफेशनल लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम STIs. ओके, व्हाई? बिकॉज वो पर्टिकुलरली एक जगह पे कवर करेगी सर्विक्स को, बट बाकी का एरिया तो वजाइना का ओपन ही है. विद रिस्पेक्ट टू द स्पर्म इट इज कंप्लीटली सामने सिक्रेशंस आ सकते हैं. स्किन जो है आपकी वजाइना के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो तो स्पर्म के साथ टच होगी, सिर्फ अंदर का सर्वाइकल एरिया कवर होगा, बाकी एरिया तो ओपन है. इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के चांसेस स्प्रेड होने के थोड़े से ही कम होते हैं, ज्यादातर तो होते हैं. और 85% जो है वो इसका जो है सक्सेस रेट है. अगर इसके साथ आप स्पर्मिसाइड भी यूज करते हैं, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो स्पर्म्स को किल करने के लिए, तो इसका 85% जो है वो सक्सेस रेट है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, डायफ्राम को आप बिना प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन के, कंसल्टेशन के देना फायदेमंद नहीं माना जाता है, नहीं सही माना जाता है, बिकॉज इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं. सो मीनवाइल अभी तक अगर हम बोले तो बैरियर मेथड में कॉन्डम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट गाइस, जो लास्ट हमारे पास आता है बैरियर मेथड, दैट इज बेसिकली योर स्पर्मिसाइड. ओके, स्पर्मिसाइड एक्ट एज chemical barriers. Okay, all right, so guys you can see here we have fourth vaginal sponge. Okay, we have vaginal sponge here. देख सकते हैं किस प्रकार का ये spermicides हैं. These are the agents, these are the chemical kind of barrier method. Spermicides act as chemical barrier by damaging the sperm cells. तो ये sperm cell को damage करते हैं.
85% इनका सक्सेस रेट है। अप्लाइड हाई इनटू द वजाइनल कैनाल एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द कोइटस। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ऊपर जाके वजाइना के कैनाल में काफी ऊपर तक ये क्रीम अप्लाई करनी है, लगभग 15 मिनट पहले कोइटस से। तो ये थे आपके 4 प्रकार के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉपिक जो कि बैरियर मेथड को डिस्क्राइब करता है। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, please just make sure it is clear. Yes, ma'am. All right, perfect. हाँ, एक चीज और गाइस, इसका जो दूसरा नाम है वेजाइनल स्प्रे का, दैट इज नोनॉक्सोनोल 9, नोनॉक्सोनोल 9, ओके। ऑल राइट, बट इसको अगर आप यूज करोगे तो 6 घंटे ध्यान रखना है, बट अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल स्पर्मिसाइड्स 15 मिनट्स पहले आप लगा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं नेचुरल मेथड के लिए। Okay, perfect. So now let's talk about natural method. Guys, natural method बहुत important है because naturally भी contraceptive आप काम कर सकते हैं अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करते हैं तो। नंबर 1, आई पुल आउट। इस मेथड का नाम होता है पुलिंग आउट द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। सो बट इसमें एक कुछ खास बात क्या होती है अदिति? ओके, लेट मी ऐड गाइस, मैं अभी तो आप लोगों को ऐड कर रही हूँ, बट प्लीज मेक श्योर हम 4:10, पर कभी तो मैं भी लेट हो जाती हूँ ना, चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप भी तो मैनेज करते हो मेरे साथ, तो आई थिंक मुझे भी करना चाहिए। ओके, सो आई पुलिंग आउट द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, यानी कि जो आपका पर्टिकुलरली पेनिस है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन आप जो है वो पेनिस को बाहर कर लेंगे, इसे बोला जाता है बेसिकली एब्सिस्टेंस भी बोल सकते हो आप एक प्रकार का, बट क्या है इसके अंदर बेसिकली पुलिंग आउट द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द एजेकुलेशन। 96% इसका सक्सेस रेट है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए है और कई बार प्रीकॉइटल सिक्रीशंस, यानी कि जस्ट स्पर्म निकलने से पहले की जो सिक्रीशंस होती हैं वो सिक्रीशंस क्या कर सकती हैं, वो सिक्रीशंस पर्टिकुलरली उस लेडी को प्रेग्नेंट कर सकती हैं, क्योंकि उन सिक्रीशंस के अंदर भी पाया जाता है स्पर्म। इसीलिए आपको ध्यान रखना है दैट इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट to make sure that she can get pregnant with this method. There are like few 4% chances तो हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस एब्सिस्टेंस मेथड। अब ये क्या होता है? एब्सिस्टेंस मेथड इस साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है जो कि मेंस्ट्रुएशन की साइकिल है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या बोलती है कि मेंस्ट्रुएशन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आएगा, 1 to 7 मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आएगी। 8 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो इसका जो पीरियड है, पूरा का पूरा फेज है, इस फेज में 14 तारीख को उसका ओवुलेशन होगा, और ये वाला जो फेज है इसमें ओवम बनने के बाद मर चुका है और अब दोबारा से पीरियड जो वो आने वाले हैं। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो लेडी जस्ट बिफोर फ्यू डेज लाइक 6 days बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ओके, बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दिस इज द ग्रीन फ्लैग, यहां पर वो कोइटस कर सकती है। सो एब्सटेन फ्रॉम कोइटस from 6 days before and 7 days after the ovulation. Now 95% सक्सेस रेट है और 96 hours is the time possible for fertilization to occur. 96 घंटे आप लगा लो हिसाब किस हिसाब से, तो गाइस 96 आवर इट इज अ टाइम पॉसिबल फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। लगभग 14वां दिन जो आपका 14th डे होता है उस टाइम पे ओवुलेशन होती है, उसके इर्द गिर्द जो 96 आवर्स हैं उसमें आपको जो है वो ओवुलेशन देखने को मिल सकता है किसी एक दिन। लेकिन गाइस जो स्पर्म्स होते हैं वो 4 to 5 डे तक सरवाइव करते हैं, और अगर 4 से 5 दिन ओवम स्पर्म्स सरवाइव कर रहा है, तो अगर कोई लेडी 14 तारीख पे ओवम रिलीज कर रही थी तो इस ओवम से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद वो फर्टिलाइज्ड हो सकती है। इसीलिए उस 14 तारीख के इर्द गिर्द वाले दिनों में उसको कोइटस अवॉइड करना है अगर वो चाहती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो अगर ओवुलेशन पीरियड 14 का है तो 14 तारीख से 6 दिन पहले और 7 दिन के बाद
शी कैन मैनेज, मतलब कि 14 को ओवुलेशन होता है तो इससे 6 दिन पहले वो कर सकती है और 14 दिन के 7 दिन के बाद वो कोइटस कर सकते हैं अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो। सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा बहुत अच्छे से। ओके ओके, सो गाइस नेचुरल मेथड्स क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग टेम्पररी सस्पेंड द रिलीज ऑफ LH एंड एस्ट्रोजन। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी को बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो उस ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, जो आपका LH है और जो आपका एस्ट्रोजन की मात्रा है वो थोड़ी कम रिलीज होगी, जिसकी मदद से वो लेडी का जो ओवम है वो नहीं फर्टिलाइज होगा, वो बनेगा भी नहीं और वो थोड़ा सा इमेच्योर स्टेट में रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इस प्रकार से सस्पेंड करती है LH और एस्ट्रोजन को और इसी प्रकार से उसे प्रेग्नेंट होने के लिए भी सस्पेंड करती है। 98% ये सक्सेस रेट है इसका, बहुत ही अच्छा रेट है। इफेक्टिव अंडर 3 कंडीशन। नंबर 1, मदर्स मंथली ब्लीडिंग has not yet started, the infant is exclusively breastfed and is less than 6 month old। तो अगर ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स हैं तो इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर वो जो लेडी है she will not get pregnant। yes guys, is it clear to everyone? yes Bhumika dear, is it clear breastfeeding? Perfect. Now let's move on to the natural methods. So guys, natural methods, symptoms based fertility method। अब इसमें और क्या है हमारे पास नेचुरली? ऑलरेडी हम 3 मेथड कर चुके हैं। पहला हमने आई पुल आउट किया, दूसरा हमने एब्सिस्टेंस किया, तीसरा हमने ब्रेस्ट फीडिंग देखा, अब चौथा हम करने वाले हैं टेम्परेचर बेस्ड। अब इसमें क्या होता है गाइस? बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर यानी वो लेडी का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि क्या इसको अभी कोइटस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को प्रेग्नेंट होने से। तो गाइस, जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल ओवुलेशन का जो टाइम होता है, just before that there will be slight fall in body temperature 24 hours before the ovulation। तो ओवुलेशन होने से पहले हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा क्या करता है, ऑल्टर करता है और हमारी बॉडी में गिरता है, फॉल करता है टेम्परेचर। ओके, एंड देन राइज शार्पली ड्यूरिंग द ओवुलेशन। और ओवुलेशन के दौरान हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज करता है, काफी शार्पली राइज करता है। 99% जो है फीमेल्स सक्सेस रेट मिल सकता है और उन्हें बहुत इजीली पता भी लग जाता है कि दिस इज द टाइम, शायद इसी वक्त मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा है और वो ओवुलेट कर रही है। Woman is considered most fertile from 2 to 3 days prior and 3 days आफ्टर दिस इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो जो वुमन होती है वो कंसीडर्ड मोर फर्टाइल, मोस्ट मतलब फर्टाइल 2 से दिन पहले और 3 दिन के बाद जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग लैक्टेशन और एमनोरिया। तो गैस मैंने बता ही दिया आपको, अगर 14 तारीख को उसका ओवुलेशन हुआ है तो उस दिन के इर्द गिर्द के जो दिन है वो डेफिनेटली शी इज एब्सोल्युटली रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। ओके, क्योंकि ओवम वहां पे रेडी है और स्पर्म भी 2 से 3 4 से 5 दिन के लिए सर्वाइव करेगा, इसीलिए वो लेडी उस ओवुलेशन के 3 दिन 2-3 दिन के आगे पीछे डेफिनेटली वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? Now guys, this is the last type of natural method. So natural method, symptoms based fertility method, the last one is basically your abstain on all days of visible mucus and 3 days thereafter। अगर आपके जो सर्विकल म्यूकस है, जब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो कि कैसे सिक्रीशंस आ रहे हैं और अगर आप फील कर रहे हैं कि विजिबल म्यूकस है उधर, ओके, तो गाइस मत कीजिए, कोइटस जो है वो नहीं करना है। एब्सटेन ऑन ऑल डेज ऑफ विजिबल म्यूकस एंड 3 days देन आफ्टर। तो जो आपका म्यूकस है, जो विजिबल म्यूकस होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि शी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। उस टाइम को अगर आप अवॉइड करते हैं तब भी आप जो है वो 97% सक्सेस रेट पे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं।
Now, the comment over here is a woman is most fertile when the secretion is abundant, clear and non-sticky and stretchy. So guys, अगर आपको लग रहा है कि वो woman जो है, वो जो secretions हैं उस दौरान वो बहुत ही ज्यादा abundant है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, clear है, non-sticky kind of है, then she is ready for fertilization. I hope आपको natural and barrier method clear हो चुकी है. Is it clear, guys? Please reply. Yes, ma'am. Perfect. So now, guys, let's move on to the IUDs, intrauterine, जो आपके contraceptive devices हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Okay. Right. Okay. So, guys, अब देखो आप यहाँ पे हमारे पास है copper IUD, ठीक है? Decreases sperm motility and sperm demise. Okay. अब ये क्या है? तो गाइस होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कॉपर टी द्वारा कि कुछ भी स्पर्म जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो एक प्रकार से एंटीजन की तरह काम करते हैं और फिर हमारी बॉडी उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है. उसी प्रकार से कॉपर आईओडी काम करती है. ये इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस करती है कि जो आपका स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देती है और स्पर्म को खत्म कर देती है. 98% जो है वो आपका कॉपर आईओडी का सक्सेस रेट है. और सेकेंड जनरेशन आईओडी जो है पर्टिकुलरली आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन आईओडीज up to 10 years protection, 380 mm square surface area of copper metal increase bleeding. अब ये क्या मतलब है? तो गाइस वैसे तो मैं आपको आईयूडी अच्छे से एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ अभी, बट मैं आपको फिर भी ये एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देती हूँ कि दूसरी जनरेशन सेकंड जो क्लास की जो जनरेशन है आईयूडीज की वो 10 साल तक प्रोटेक्शन देती है, जिसके एग्जांपल में आता है 380 mm स्क्वायर कॉपर. अब ये क्या है? वो mm स्क्वायर का मतलब होता है कि उतनी जगह पे वो कॉपर फैला हुआ है. वो जो आपका कॉपर टी है उस कॉपर टी पे इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आपके कॉपर का. सो द सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर मेटल, और जिसका साइड इफेक्ट क्या आता है? इंक्रीज ब्लीडिंग. सो नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं मेडिकल सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आईयूडीज का क्या काम है और ये कैसे कैसे हमें पता, जो डाटा हमें पता होना चाहिए. तो नाउ लेट्स डिस्कस. नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन contraceptives, non medicated, for example loop, spiral, coils, ring. तो गाइज ये पहली जनरेशन के आपके एग्जांपल्स हैं आईओडीज के. फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड, एग्जांपल लूप, स्पाइरल, कॉइल्स एंड रिंग. इसमें नंबर 1 लिपी लूप, जो लूप हमने बोला वो क्या है? double S shaped, okay, made up of polyethylene, contain small amount of barium sulfate, okay, contain small amount of barium sulfate. What are the advantages? The advantages are anti-infertility, affect more and lower expulsion rate, but the side effects are pain and bleeding. So these are the advantages of your lippy loops. They are double F shaped and they made up of polyethylene. They contain small amount of barium sulfate and anti-infertility, anti-infertility, affect more and lower expulsion rate. Side effects will be pain and bleeding. Now let's talk about सेकेंड जनरेशन 1970 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुई थी. कॉपर एडेड मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन. ऊपर जो पॉलीइथाइलिन आपने पढ़ा उसको कॉपर के साथ ऐड कर दिया गया और कॉपर रिलीज करना भी चालू कर दिया. ऊपर कॉपर रिलीज नहीं हो रही थी बट नीचे उस पॉलीइथाइलिन के मटेरियल के साथ साथ कॉपर भी रिलीज जो है वो हो रही थी. इस कॉपर के जो रिलीज है, जो कॉपर आयन होता है वो स्लोली आपके सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज कर देता है और उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने के बाद फॉर एग्जांपल 200 और 380 जो मैंने एग्जांपल अभी बताए थे आपको, these are the number of curve include refer to surface area in square meter of copper on the device. तो ये 200 380 क्या है? ये वो अमाउंट है
कि जो कॉपर टी के ऊपर कॉपर की मात्रा सरफेस एरिया के मादे से जितनी रखी जाती है वो आपका ये पर्टिकुलरली 200 380 एग्जांपल है। थर्ड जनरेशन में कॉपर जो है उसके आप देख सकते हो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल रिलीज ऑफ हार्मोन। तीसरा जो जनरेशन है आपका, जो आपका आईयूडीज का थर्ड जनरेशन है, वो आपका हॉर्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। एक आता है प्रोजेस्टेरेट और एक आता है LNG-20, जिसे हम मेरीना करके भी बोलते हैं, मेरीना करके भी हम लोग बोलते हैं। प्रोजेस्टेरेट जो है वो 38 mg फील्ड होता है इसके अंदर, और डेली वो बॉडी के अंदर 65 माइक्स को रिलीज करता है। डेली वो बॉडी के अंदर 65 माइक्स को रिलीज करता है, और जो इसका रिफ्लेक्ट टाइम है वो 12 से 18 महीने का। अगर आपको इसको दोबारा रिफिल कराना पड़ेगा तो आपको लगभग 2 साल के बाद, मतलब 1.5-2 साल के बाद आपको इसको रिफिल करवाना पड़ेगा। तो दिस इज हार्मोन। अनदर वी हैव LNG-20 जिसे हम मेरीना भी बोलते हैं, और लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इसके अंदर पाया जाता है, और डेली जो है ये 20 mcg को रिलीज करता है, और लगभग 10 साल की प्रोटेक्शन जो है ये आपको देगा। सो प्रोजेस्टेरेट filled 38 mg, daily 65 mcg, refill time is 12 to 18 months, and another example is levonorgestrel 20, levonorgestrel daily 20 mcg 10 साल के लिए रिलीज करता है। लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलरली हार्मोनल है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। नाउ एब्सोल्यूट सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कॉपर टी वहां से निकलवा देनी चाहिए, अगर ऑलरेडी इन्वेल्ड है तो, नहीं तो लगानी भी नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस की अगर हिस्ट्री है तब भी कॉपर टी को निकलवा देना चाहिए। प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तब भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। विजाइनल ब्लीडिंग एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स के केसेस में आपका जो कॉपर टी है, आई मीन आईयूडीज जो है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन केसेस में आप बैरियर मेथड यूज करने को बोल सकते हैं, जिसमें जो आपका कॉन्डम निरोध है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आइडियल टाइम ऑफ इंसर्शन क्या होता है? अगर मैं अपनी बात बताऊं गाइस, तो व्हेन आई गॉट डिलीवर्ड माय बेबी, साइमल्टेनियसली उसी वक्त उन्होंने पूछा था कि क्या कॉपर टी डालना है, नहीं डालना है। तो ये जस्ट आपकी जो सर्विक्स होती है जब भी थोड़ी सी डायलेटेड हो, तो डिलीवरी के बाद तो वो 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है, और कई बार जो लेडी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्रॉस करती है, मतलब अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग है उस टाइम पे भी हमारा 1-2 फिंगर जो सर्विक्स होता है वो डायलेटेड होता है, तो वो भी एक बेस्ट टाइम माना जाता है कॉपर आईयूडी को डालने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द आइडियल टाइम फॉर इंसर्शन इज 5 to 10 days within the menstruation or the first week after delivery or 6-8 weeks after preperium। तो अगर शुरुआत में नहीं डाला है तो 6 से 8 हफ्ते प्रीपीरियम के बाद डाल सकते हैं, और पहला वीक डिलीवरी में डाल सकते हैं, और 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मेंस्ट्रुएशन के अंदर अंदर आप डाल सकते हैं। नाउ गाइस, कुछ आपके सामने एग्जांपल दोबारा से मैं दिखा रही हूँ थर्ड जनरेशन का लीवोनॉर्जेस्ट्रल आईयूडी। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था थर्ड जनरेशन में LNG-20 लीवोनॉर्जेस्ट्रोल डेली 20 माइक्स देता है, 10 साल की प्रोटेक्शन देता है। तो ये वही डायग्राम आपके सामने है लीवोनॉर्जेस्ट्रल की। मेंटेन द लो एस्ट्रोजन लेवल्स which inhibit ovulation, increases the viscosity of the cervical mucus. 99% is the success rate. Third generation IUDs up to 5-year protection contain levonorgestrel, reduce the bleeding problems and pelvic infections. तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल आता है। अब कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज इंसर्शन विद इन द फर्स्ट 12 days of cycle, एनी टाइम विद इन 40 to 48 hours after childbirth, between 4 to 6 weeks of postpartum। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हो। So guys, we are done with natural, okay, barriers and IUD. Now we are going to talk about only and only hormonal. अब हम बात करने वाले हैं हार्मोनल टाइप्स की, कि हार्मोनल टाइप्स में क्या क्या हमारे पास टाइप्स आते हैं और किस प्रकार से हम पेशेंट को इन्हें एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करवा सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो इनका जो इफेक्टिवनेस है वो 100% है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे 98, 99, 96, बट 100% किसी का भी नहीं था। बट गाइस, यहाँ पर हार्मोनल 100% इफेक्टिव होती है। अगर आप इन्हें ले लेते हैं तो 100% जो है वो आपका जो है इफेक्ट मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना 100% रिजल्ट, उसी प्रकार से इनका भी 100% इफेक्टिवनेस है।
ओवुलेशन को ये बिल्कुल स्टॉप कर देगा। जब अंडा ही नहीं बन रहा है, जब एग ही नहीं बनेगा, तो किस प्रकार से आपका फर्टिलाइजेशन होगा? हो ही नहीं सकता है। इसीलिए दिस इज बेसिकली 100% इफेक्टिव। नाउ गाइस लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स, ओरल पिल एंड इंजेक्टेबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन कर दूंगी क्योंकि आप लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा डीपली। ओके, ओरल पिल्स। तो गाइस ओरल पिल पर्टिकुलरली, okay, just give me a second. Okay, oral pills, particularly combined progesterone only pill, post-coital pill, and once a month pill. Okay, combined pill, progesterone only pill, post-coital pill, and once a month pill. ये कुछ आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ओके, these are the oral pills. Now let's see injectables, DMPA and NETEN. Okay, so one is DMPA and another is NETEN. अब ये क्या है, वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर वन, माला डी एंड माला एन. सो वी हैव levonorgestrel, we have ethyl estradiol. और गाइस अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, ये इमरजेंसी में नहीं बोल रही हूं मैं कि मैम फॉर एग्जांपल कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन देना है। दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, दिस इज नॉर्मली हार्मोन्स, नॉर्मल हार्मोन्स। ओके, माला डी माला एन कोई पूरा महीने के लिए चलाता है, पूरा महीने के लिए, सो दिस इज नॉट एन इमरजेंसी ड्रग। माला डी माला एन, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल की मात्रा 0.15 mg है, आपको लर्न करना है इसको। इथाइल एस्ट्रेडियोल 0.3 mg, ओके, इथाइल एस्ट्रेडियोल 0.3 mg। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इसका दूसरा नाम है मिनी पिल और माइक्रो पिल, दूसरा नाम है मिनी पिल और माइक्रो पिल। Norethistron, okay, norethistron and levonorgestrel, not particularly used, but it can be one or this one. इन दोनों में से कोई एक होगी। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है ये, तो मिनी पिल भी बोला जाता है, माइक्रो पिल भी बोला जाता है, नॉरहेस्टेरोन होगा या फिर levonorgestrel, एनी वन हार्मोन। पोस्ट कॉइटल इसे बोलते हैं इमरजेंसी पिल, और ये मेरे 2018 मतलब 17 में जो मैंने एग्जाम दिया था तब का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कॉमनली पूछते रहते हैं वो लोग। सो पोस्ट कॉइटल पिल यानी कि इंटरकोर्स हो चुका है, अब क्या करें, इमरजेंसी पिल, 72 घंटों के अंदर अंदर इसे खाना है। ओके, आफ्टर इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स यू नीड टू टेक दिस मेडिकेशन। नंबर वन, फर्स्ट पिल लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। मैम ये तो आपने अभी ऊपर पढ़ाया था, यस, बट दैट वाज नॉट एन emergency, that was simple mala D mala N. So now it is an emergency, so levonorgestrel को emergency में भी इस्तेमाल किया जाता है, but डोज ज्यादा है, 0.75 mg, 0.75 mg consumed within 72 hours. Is it clear everyone? Perfect. So first pill levonorgestrel 0.75 mg, and here same mala D mala N, levonorgestrel, the dose is 0.15 mg. Okay, next we have second dose after 12 hours. After that you need to take, after taking one dose, एक डोज के 12 घंटे पे आप दूसरी डोज लोगे। ओके, तो दीज आर द टू डोजेस। नेक्स्ट गाइस, सेकंड पिल क्या हमारे पास, मिफ्प्रिस्टोन, ये भी एक क्या है, इमरजेंसी पिल है, लॉन्ग वंस विद इन 72 आवर्स 10 mg सिंगल डोज। अब क्या हो गया है, 72 घंटों से ज्यादा समय हो चुका है, शी हैज लाइक इंटरकोर्स हुए 72 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, अब वो कुछ चाहते हैं कि बेबी अबॉर्ट हो जाए, you know, in that case she can go for mifepristone. Okay, so the first pill is levonorgestrel within 72 hours, the second pill is mifepristone, okay, after 72 hours, within 72 hours. Okay, next third pill ethyl estradiol 50 microgram 50 mcg, this is the third pill.
नाउ गाइस, मेल के केस में भी कोई पिल होती है? यस, वी हैव पिल विच इज नेम्ड एज मेल पिल. दिस इज ओलिगोस्पर्मिया, लीड करती है स्पर्म के काउंट को ही कम कर देती है कि वो लेडी प्रेग्नेंट ही ना हो सके. एंड गॉसिपोल इसका दूसरा नाम है और ये कॉटन सीड से बनती है. गॉसिपोल इसका दूसरा नाम है और ये कॉटन सीड से बनती है. नेक्स्ट. Now, these are 100% effective in pregnancy and provide best mean of ensuring spacing between childbirth, work, stop the ovulation. ये लाइन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी आपके सामने दोबारा से आ जाता है हॉर्मोन्स के बारे में. हॉर्मोन्स के बारे में तो अभी मैंने जो आपको डाटा बताया दैट वाज लिटिल बिट डीप डाटा. नाउ लेट्स सी ऑन द पॉइंट ऑफ एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि किस प्रकार से हार्मोनल मेथड को डिस्क्राइब किया गया है. So guys, ये आपके सामने है combined pills. Start 5 days of menstruation cycle, 21 days plus 7 iron की tablets. So देखो एरो देखो कैसे बना हुआ है, देखो एरो कैसे बना हुआ है, देखो एरो कैसे बना हुआ है. See, इस प्रकार से एरो बने हैं. Like you can see over here. See एरो कैसे बना है, इस प्रकार से एरो बन रहा है. ये जो 7 टैबलेट्स हैं, दिस इज द आयरन टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स. ओके, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं तो लेट्स सी. सो स्टार्ट 5 टैबलेट्स डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. 5th डे मतलब स्टार्ट विद 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 21 डेज प्लस आयरन की टैबलेट, क्योंकि 5 दिन तो उसके पीरियड्स के हो गए, 5-6 दिन, और उसके बाद 5वें दिन के बाद वो शुरू कर सकती है 21st डे पे. 6 to 8 आवर्स हैव इट. ओके, अब मैं बताती हूँ क्या क्या है. Maintains negative feedback for FSH hormone. तो ये क्या करती है? नेगेटिव फीडबैक करती है. मेंटेन नेगेटिव फीडबैक फॉर FSH and LH which inhibit ovulation, increases the viscosity of the cervix mucus and preventing sperm movement. तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके सर्विक्स को इस तरीके का बना देते हैं कि आपके सर्विक्स में इतनी सिक्रेशन थिक हो जाती है कि इंटरकोर्स करने के बाद स्पर्म अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा. इतने हाई सिक्रेशन है सर्विक्स के इर्द गिर्द कि वो स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे अंदर. ये काम हमारे हार्मोन्स का है. 99 से भी ज्यादा तो मैंने बता ही दिया 100%. 21 plus 7 पिल इंक्रीज रिस्क ऑफ. हाँ, लेकिन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके कार्डिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना है. So increases the risk of cardiovascular complications, reduces reproductive organ cancer. Backup method required if 3 consecutive pills are missed or not taken if lactating. तो guys, अगर बाय चांस वो लेडी भूल गई, वो आज की एक टैबलेट खाना भूल गई, तब क्या करें? तो गाइज अगर उसको 6 से 8 घंटे हो चुके हैं भूले हुए, एंड नाउ एट द 8th आवर शी रिमेंबर दैट ओ आई फॉरगॉट टू ईट माय टैबलेट, शी कैन हैव इट, शी स्टिल कैन हैव इट. 6 से 8 घंटों के अंदर अंदर अगर उसको याद आ जाता है कि मैंने दवाई नहीं खाई आज की, खा लेती हूँ, शी कैन हैव इट. बट इफ शी फॉरगॉट मोर देन 6 to 8 आवर्स, देन गाइस नेक्स्ट डे उसको 2 गोलियां खानी है, अगले दिन उसको 2 टैबलेट्स लेने हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. यस दीक्षा, एब्सोल्युटली करेक्ट. So she need to take 2 tablets if she had forgot to take medications which was within 6 to 8 hours. She need to take 2 tablets at the same time next day. Now what else guys? Then also we have progesterone only pill, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर डाटा बताया था, सिमिलरली डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इनकी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे अटैच कर रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो सके. सो गाइस दिस इज बेसिकली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल. इसे मिनी भी बोला जाता है और माइक्रो पिल भी बोला जाता है. नॉरएथिस्ट्रोल या लीवोलेजोस्ट्रोल नॉट यूज. तो इनमें से कोई एक ही पाया जाएगा जिसमें से नॉरएथिस्ट्रोल होता है. इन दोनों को अगर मैं कर दूं तो वो कंबाइंड पिल्स हैं, बट प्रोजेस्टेरोन ओनली का मतलब है सिर्फ एक ही पाया जाएगा. Can be used by lactating women older than 35 year age, those with history of headache and mild hypertension. तो यानी कि बेसिकली ज्यादातर हम लोग जिनको भी कार्डिक इश्यूज होते हैं, मेडिकल सर्जिकल के इश्यूज होते हैं, उन लोगों के अंदर हम इन हार्मोनल पिल्स को अवॉइड करते हैं. हम उन्हें बैरियर मेथड्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि हार्मोन तो ऊपर भी पाए जाते हैं, कॉपर टी वगैरह में भी होते हैं, इसलिए उनको बैरियर मेथड सबसे बेस्ट रहता है. बैरियर में से भी कौन सा? कॉन्डम, निरोध. तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर कंपैरिजन इन दोनों का आ रहा है, माला डी माला एन का कंबाइंड ड्रग का, और आ रहा है प्रोजेस्टेरोन ओनली, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली इज स्टिल मच बेटर एज कंपेयर टू माला डी एंड माला एन.
नेक्स्ट, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो गाइस ये तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग, हार्मोनल्स। यूज ऑफ एस्ट्रोजन containing contraceptives along with smoking, obesity और hypertension increase the risk of complication। तो यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान देना है आपको कि यूज, अगर आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहे हैं along with smoking, मोटापा, हाइपरटेंशन, दैट्स नॉट फाइन, दैट्स नॉट फाइन। मैंने बहुत बहुत बार बोल दी बात। एंटीबायोटिक डिक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हम लोग लीवर वाले, हमने फार्माकोलॉजी में भी हम पढ़ चुके हैं ये चीजें कि वी हैव सम एंजाइम इनहिबिटर्स, वी हैव सम एंजाइम इंड्यूसर्स। तो जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा मेटाबोलाइज करते हैं लीवर को कि साथ वाली जो भी ड्रग आप उसके साथ दोगे तो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लीवर के एंजाइम को इंड्यूस करती हैं, और लीवर की जो भी आप ड्रग दोगे, इसके अलावा जो भी आप ड्रग दोगे, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं दे रहे हो, वो उनको खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स लीवर के एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती हैं और बोलती हैं भाई जो भी आए सबको खत्म कर। तो बेचारी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही है, ये सोच के खा रही है कि भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो एंटीबायोटिक जिसके साथ में ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है वो एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं कर रही है, लीवर तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए आपको ये बात का ध्यान देना है। इंटरफेयर विद एक्टिविटी ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, मेसाइलेट, ओके, मेसाइलेट एंड एंटीकोगुलेंट्स। तो जो कोई लेडी एंटीकोगुलेंट्स ले रही है उनको उस बारे में भी ध्यान में देना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने हैं कि नहीं देने हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। गाइस टीओबीज जो होते हैं हमारे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं उनके अगर वो लेडी वो ले रही है तब भी ध्यान देना है कि उसको अवॉइड करना है क्योंकि टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं। शुड बी अवॉइडेड विद द यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक मेडिकेशंस। और जितनी भी दवाइयां लीवर को डैमेज करती हैं उन सब दवाइयों से हमें दूर रहना, ये मैंने ऑलरेडी बात आपको बता दी है। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? यस यस, भूमिका, समीक्षा एंड एवरीवन, परफेक्ट। नाउ गाइस, हार्मोनल मेथड में मैंने और भी बताया आपको, तो हमारे पास कंबाइंड, प्रोजेस्टेरोन ओनली, पोस्ट कॉइटल पिल और वंस अ मंथ पिल, राइट? यही मैं चार टाइप्स बताती हुई आ रही हूं ऊपर से। अब आता है हमारे पास ई पिल। अब ये क्या है गाइस? दिस पिल इज बेसिकली इनहिबिशन और डिले ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये भी आपके एक हार्मोनल पिल ही है। एस्ट्रोजन पिल पर्टिकुलरली क्या करती है, इनहिबिट करती है, ओव्यूलेशन को डिले कर देती है। 98 to 99% इसका सक्सेस रेट है। 99 to 98% is a success rate, and high dose hormonal pills that are to be taken within 5 days of unprotected sex। तो आप इस ड्रग को ले सकते हैं, बहुत ही हाई डोज में होती है ये, और 5 दिन के अंदर अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आप इसे ले सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही सेम बातें गाइस, वही सेम बातें, हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, यू नो, साइड इफेक्ट, बेस्ट मेथड मैंने बताया ना ये आपको, बैरियर मेथड बेस्ट मेथड। सो हार्मोनल इम्बैलेंस, कार्डिक इशू, कैंसर, ग्लूकोज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मत दो, बैरियर मेथड दे दो, उसमें से भी कॉन्डम वन ऑफ द बेस्ट मेथड। सो नेक्स्ट गाइस, इंजेक्टेबल आता है हमारे पास। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंजेक्टेबल्स। तो हार्मोनल मेथड में एक तो मैंने पिल्स बताए जो कि ओरल थे, राइट? अब मैं आपको बताने वाली हूं इंजेक्टेबल्स। यस, तो गाइस इंजेक्टेबल में आप देख सकते हैं, वी हैव DMPA इंजेक्टेबल्स, ओके, एंड वी हैव NETTN। सो वी हैव DMPA, ओके, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। फॉर एग्जांपल डायमिथाइल अमाइनो प्रोपाइलेमाइन, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, ओके। आपका ये होमवर्क है, आपको इसके बारे में और रिसर्च करनी है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता हो। अमाइनो प्रोपाइल अमाइन, ओके। सो एक हमारे पास DMPA आता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है NET, ओके। Yes, anyone knows the full form? Anyone? Yes, guys. Yes, Samiksha. No, ma'am. Okay, no issue. It will be your NORET, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, वही है ये। बस आगे इंथेनेट आ जाएगा, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस वी हैव इंजेक्टेबल्स, ओके। इनका काम क्या है? FSH और LH को सप्रेस करना। आप देख सकते हैं लिखा भी है डेपो प्रोवेरा, यू नो। सो दीज आर टू टाइप्स, DMPA एंड NETEN।
जो DMP होता है वो 150 mg एवरी 3 मंथ लगाना होता है इंजेक्शन, और जो नेट EN होता है वो 200 mg एवरी 2 मंथ्स लगाना होता है। तो लगभग ये जो इंजेक्शन है आप एक 3 महीने के गैप में लगा सकते हैं और एक आप 2 महीने के गैप में लगा सकते हैं। ओके दीक्षा शर्मा, परफेक्ट परफेक्ट डिप्टो, यस दैट्स ट्रू। सो गाइस नाउ कैन नॉट बी टेकन बाय वुमेन विद लीवर सिरोसिस, वही सेम बातें जो मैंने अभी बताई थी, कार्डिक इश्यूज, लीवर इश्यूज, डोंट गिव इट बिकॉज ये मेटाबोलाइज होंगे ना लीवर के अंदर, तो इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव गाइस इम्प्लांट। अगला हमारे पास टॉपिक क्या आता है, इम्प्लांट्स। ओके सो इम्प्लांट में आते हैं सबडर्मल, फोर आर्म में किया जाता है, फोर आर्म में एंड अपर आर्म में। तो फोर आर्म में और अपर आर्म में आप इन्हें इम्प्लांट कर सकते हैं। ये सेम आपके FSH और LH का जो हमारा हॉर्मोन्स हैं उनको कम करते हैं, सप्रेस करते हैं। इनका भी 99% जो है वो एफिशिएंसी है, लगभग 4 से 5 साल की है। 2 रोड होते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल और यूटिलाइज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो वही आ गया लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, नॉरएथेस्ट्रेट, वही सेम ड्रग्स। 35 mg ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हर 5 साल में इम्प्लांट करवाना है एंड दिस विल एक्ट एज अ, ये एक तरीके से कैसे काम करेगा, ये काम करेगा पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। नेक्स्ट गाइस वी हैव वेजाइनल रिंग्स। ये भी मेथड्स हमारे पास, ये भी एक प्रकार के इम्प्लांट कैटेगरी में ही आते हैं। रिंग लगा दो गया, मेंटेन द नेगेटिव फीडबैक ऑफ FSH एंड LH which inhibit the ovulation, okay, and increases the viscosity of the cervical mucus। तो आपको पता ही है कि सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाएगा तो स्पर्म अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रकार से ये भी यूज करते हैं 99%। कंबाइंड रिंग्स इन वॉल फॉर 3 वीक्स विद 1 वीक ब्रेक। तो 3 हफ्ते लगा लिया, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया। फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली रिंग्स भी होती हैं, लेफ्ट इन वजाइना फॉर 90 डेज। तो जो प्रोजेस्टेरोन ओनली रिंग्स होते हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं, काफी दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी वाली होती है उनको हम 3 हफ्ता लगाएंगे और 1 हफ्ता बाहर निकाल देंगे। विदाउट एनी ब्रेक यूज कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और अगर किसी को वेजिनाइटिस इन्फेक्शन है, वजाइना में किसी को अगर इन्फेक्शन है तो हम यूज उन्हें करने को मना करते हैं। नाउ गाइस एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैच भी आते हैं, जैसे मैंने इम्प्लांट बताया उसी प्रकार से पैच भी आते हैं एंड ये मेंटेन करते हैं नेगेटिव फीडबैक फॉर FSH एंड LH which inhibit ovulation। 93% का सक्सेस रेट है। 3 पैचेस आर यूज्ड टू बी एवरी वीक विद नो पैच इन 4th वीक। ओके तो 3 पैचेस जो है वो यूज कर सकते हो आप, एवरी वीक आप यूज कीजिए विद नो पैच इन द 4th वीक। तो चौथे वाले वीक में आप नहीं लगाओगे, 3 वीक लगाओ, जस्ट लाइक योर दिस वन, जस्ट लाइक योर रिंग। आपने 3 हफ्ता लगाया, 1 हफ्ता नहीं लगाया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप 3 हफ्ता लगाएंगे और 1 हफ्ता नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप लोगों को इम्प्लांट क्लियर हुए? यस गाइस, परफेक्ट परफेक्ट, ऑलराइट। सो आई होप आपको इम्प्लांट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, हमने अभी तक बैरियर मेथड्स पढ़े, नेचुरल मेथड्स पढ़े, आईयूडीज पढ़ी, उनकी 3 टाइप की जनरेशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हार्मोनल्स एक्सप्लेन किए, और लास्ट में इम्प्लांट्स। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट मेथड एंड द पॉइंट्स दैट यू शुड बी अवेयर व्हाइल डूइंग दीज प्रोसीजर्स। तो गाइस परमानेंट मेथड होता है हमारे पास ट्यूबेक्टमी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्यूब को कट कर दिया जाएगा या तो फिर बांध दिया जाएगा, टाई एंड कट बोलते हैं इसे हम टाई एंड कट बोलते हैं, इसे हम कॉटराइज्ड बोलते हैं, जला दिया जाता है, और लास्ट को हम बैंडेड बोलते हैं, लास्ट को हम बैंडेड बोलते हैं। तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से कट कर दिया जाता है, और दिस इज द यूट्रस, दिस इज द फंडस, लिगामेंट ऑफ ओवरी, फिम्ब्राई, ओवरी, गाइनिया पढ़ चुके हो, आपको पता है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म, जुड़ने ही मिलने ही नहीं देगा, तो स्पर्म जो है वो ओवम से मिल ही नहीं पाएंगे। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जन्म लेने के बाद, विद इन 7 दिन बच्चे होने के बाद, आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द पोस्टमार्टम आप ये चीज करवा सकते हैं। सो आफ्टर चाइल्ड बर्थ और विद इन द 7 डे ऑफ द चाइल्ड बर्थ और आफ्टर 6 वीक्स we can come and go for this tubectomy, can be performed any time when the woman has determined to have no future pregnancy। तो जब भी लेडी को लगता है कि अब मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, आई एम डन, लाइक आई हैव 2 children, 1 boy 1 girl, आई एम हैप्पी, हैप्पी फैमिली, देन शी कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर। रिवर्सल सर्जरीज इज डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप सोच के चलो कि इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट मेथड, इसीलिए इसे परमानेंट बोला जाता है। अब मेल को क्यों पीछे छोड़े, तो गाइस परमानेंट मेथड मेल्स में भी होता है, नाम होता है वेसेक्टमी, वेसेक्टोमी।
ये देख सकते हो आप किस प्रकार से जो वासा डिफेंसिया होती है उसे कट कर दिया जाता है। एब्डोमिनल एंड बोला जाता है इसको, और नीचे वाले को टेस्टिकुलर बोला जाता है एंड। और ये जो है सील्ड कट एंड होते हैं और वेसेक्टमी साइट होती है। तो गाइज आप देख सकते हो एक तरफ तो इन्होंने गांठ बांधकर बांध दिया हुआ है और नीचे से ओपन कर दिया है, ताकि ये एटलीस्ट सिक्रीशंस जो है वो यहाँ इकट्ठी ना होती रहे, लेकिन ऊपर तक नहीं जाएंगी, ऊपर से नहीं जाएंगी, वो स्पर्म्स आउट नहीं करेंगे यहाँ से, नहीं। आप देख सकते हो यहाँ से तो नहीं आने वाले हैं, बट वेसेक्टमी साइट आप देख सकते हो देयर इज अ होल। Now guys, vasa differentia of both the sides are ligated and the ends are sutured away from each other through an incision in the scrotum. Okay, prevent the transport of the sperm from testis to penis. तो ये testis से penis की तरफ जो है वो sperms आपके move नहीं करेंगे। Backup method for 3 months. Backup method for 3 months. तो इसीलिए बोलना है कि भाई आपका बॉडी बैकअप रखती है। आप ये सोचिए कि आज अगर आपका वेसेक्टमी हुआ है तो कल रात अगर आप कोर्टस करेंगे तब भी आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वेसेक्टमी हो गया नाउ आई एम इनफर्टाइल, नो दैट्स नॉट ट्रू। लगभग 3 महीना तक ध्यान रखना पड़ता है। रिवर्सल प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड लेस इफेक्टिव टू कोज प्रेगनेंसी। लगभग 30 इजैकुलेशंस के बाद वो इंसान इनफर्टाइल होगा। लगभग 30 इजैकुलेशंस के बाद वो जो पेशेंट है वो इनफर्टाइल माना जाएगा। So guys, now the important points, morning after emergency contraceptive मैंने बता ही दिया, levonorgestrel 0.75 mg. So the question is in front of you, solve the question. So guys, question आप लोगों के सामने है, give me the correct answer. So guys, question आप लोगों के सामने है, give me the correct answer. Option number 2. Okay. A couple comes to the family planning clinic and asks about sterilization procedure. Which question by the nurse should determine whether this method of family planning would be the most appropriate? Have you ever had surgery? Do either of you have diabetes mellitus? Do either of you have problem with high blood pressure? Do you plan to have any children? Yes, absolutely. Option number 2 is the correct answer. Next guys, question number next. Yes, guys, what will be the answer? During the postpartum period, a client with heart disease and type 2 diabetes asked the nurse, which contraceptives will I be able to use to prevent pregnancy in the near future? How should the nurse respond? तो क्या लगता है आपको, एक पोस्टपार्टम प्रेग्नेंट पीरियड में एक क्लाइंट है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज भी है, उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आई विल बी एबल टू यूज प्रिवेंट प्रेगनेंसी? बताओ जरा। कार्डियो वाला पेशेंट है। यस सना, कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। यू शुड यूज फॉर्म with the condom to prevent pregnancy because this is the safest method for women with your illness. You may use oral contraceptive, नहीं oral नहीं लेने हैं, नहीं लेने oral बिल्कुल भी, क्योंकि उनसे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। You will find that the intrauterine device is best for you because it prevent fertilized ovum from implanting. नहीं, इसमें भी आपके जो IUDs होती हैं उसके अंदर भी आपको hormonal भी होती है, जो थर्ड जनरेशन होती है वो hormonal ही होती है, तो वो भी मना करना है। You do not need to worry about becoming pregnant in the near future because women with नहीं, ऐसा नहीं होता है। So option number 2 is the correct answer. Guys, last question. I mean second last. Second last question, guys. One of the responsibilities of a nurse in a family planning clinic is to provide health teaching to the client in relation to timing of intercourse. हाँ जी, बेस्ट टाइम क्या है प्रेगनेंसी अचीव करने का? 14 days before the next period is expected, immediately after menses, midway between periods, after the beginning of the last period. Perfect. तो 14 दिन के बाद वो करेगी, she will be get pregnant. Guys, last question. Yeah, last question please. A nurse is teaching a group of women about the side effects of different type of contraceptives. What is the most frequent side effect associated with the use of anti-uterine devices? Most frequent side effect.
मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मैंने बताया था ऊपर भी, ब्लीडिंग, यस यस, क्योंकि एक्सपल्जन डिवाइस नहीं होता है, वो बहुत ही मुश्किल है, यूट्रस का रप्चर होना कोई लॉजिक नहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी एक टॉपिक को बोला जाता है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो आपको आईयूडीज के साथ फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Perfect. So guys, just give me a second.